हाँ जी बच्चों, क्या हाल? आज ऑडिट नहीं पढ़ाऊं तो चलेगा? ठीक है, आ जाओ। सर माइक ऑफ है आपका। यार माइक तो ऑन दिखा रहा है मेरे को तो। नहीं क्या? अच्छा चलो कोई ना, करें बेटा स्टार्ट। अरे इधर चलो देखेंगे। चलो आओ। तो बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था। कल तो खैर मैंने कुछ लॉ में ज्यादा पढ़ाया था नहीं, ठीक है। तो कल अपन क्या पढ़ रहे थे? लीगल रूल्स पढ़ रहे थे फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 26 पढ़ रहे थे क्या? कुछ एक रिकैप मार ले, फ्लैशबैक में चलते हैं। वो नहीं होता था मूवीज में धूमताना नाना, फिर वो फ्लैशबैक में लेके चलते थे। तो फ्लैशबैक में चलते हैं, पुराने जमाने की मूवीज में होता था, अभी नहीं होता। तो फ्लैशबैक में चलते हैं। कल क्या पढ़ा? कल सबसे पहले तो मैंने आपको कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस पढ़ा है बेटा। इधर चलो, क्या हुआ? तो आज स्पेशली मास्क कैसे लगा के? इससे बचने के लिए? ये थोड़ी वायरस है। चलो तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस कल मैं आपको बता रहा था। तो क्या बता रहे थे सर आप कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में? मैंने बोला था कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस विल बी सच, ना ऐसे ना, prospectus shall contain such information or report on financial information as may be specified by SEBI in consultation with CG। याद आया? फिर सेबी बोली ना हम तो नहीं स्पेसिफाई करें, हो सकता है सेबी ने ना स्पेसिफाई करो। तो इन्होंने बोला जब तक सेबी स्पेसिफाई नहीं कर रही तब तक इट विल बी डिटरमाइंड बाय। सही बढ़ा लेता हूं मैं। फाइन कितना लगेगा? मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना? 50,000 और 3 लाख। याद आया? बेटा आपका क्या नाम है पर्पल टी शर्ट में? नहीं, तूने कौन सी पर्पल पहनी है यार? तू क्या कलर ब्लाइंड है क्या आप? हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? चारवी। खड़े होना चारवी बेटा। आपको लंच का ब्रेक मिलता है क्या? कितने बजे मिला था चारवी लंच ब्रेक? 12:15। क्या खाया आपने लंच में आज? बता दो क्या हो गया उसमें? भिंडी और चपाती खाई होगी। मम्मी ने कम दी थी? नाखून क्यों खाते हो बेटा? क्यों भाई क्यों? सर आप लोग को मैं परेशान हो गया हूं, मतलब अपने हर बैच में चीज बोल के। सर ये नेल्स खाने की हैबिट छोड़ दो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। बाद में जाके एक डिजीज होती है, आई एम श्योर सब अवेयर होंगे, स्टोन, पथरी। वन ऑफ द मेजर रीजन है नेल ईटिंग की वजह से होती है। और अगर वो हो गया तो सब खाना पीना बंद, फिर जूस पीना सुबह शाम ऑरेंज का, बात खत्म। क्या बोल रहा है? बैठो, ध्यान रखो बस, है ना, और कुछ नहीं। तू क्या चुपके से घुस रहा है? पता नहीं चलेगा बोले सर को। वो मधुमक्खी कहाँ हमारी? ये रही। शर्ट पे आज पहचान में नहीं आया तो नॉर्मली शर्ट पहन के आता है ना। टच डाउन अंडर वॉट एवर। खैर तू इधर आ, घूम गया फटाफट आ। टाइम मत वेस्ट कर, मैं लेट छोड़ूंगा तेरे को। मतलब मेरे को पढ़ाने। बाहर इसके नीचे से आना, ऊपर से मत आना, नीचे से। ये बात, चलो आजा। तो बेटा बच्चों में क्या पढ़ा रहा था? आजा कोई नहीं। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, सुनना मेरी बात। मैं आपको कल क्या पढ़ा रहा था? मैं कल आपको क्या पढ़ा रहा था? कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो तो हमने रिकैप कर लिए। फिर सेक्शन 26 की कंटिन्यूएशन में चला। सेक्शन 26 की कंटिन्यूएशन में चला, मैंने पढ़ा आपको लीगल रूल्स। देखो हेडिंग देखो उसकी, लीगल रूल्स रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस। उसमें सबसे पहले मैंने आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ाई। मैंने आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ाई सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 की। पढ़ाई क्या? नॉन एप्लीकेबिलिटी में बुक में 2 पॉइंट है, इस बार 2 पॉइंट याद रखो। सबसे पहला, अगर कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर को, तो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट सेक्शन 26(1) के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होंगे। और दूसरा, अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है विच आर यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट विद द प्रीवियस इशू, कोटेड और डेल्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो अगेन आपको 26(1) से कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं। फिर उन्होंने क्या बोला? कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनाना है, प्रोस्पेक्टस पे डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर से साइन करना है। फिर बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले
कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करनी है आरओसी को फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर है क्या? ध्यान ये रखना है, प्रोस्पेक्टस के अंदर फिर आपको एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि वी हैव डिलीवर्ड अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर रूल ये है, जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस आरओसी को डिलीवर कर दिया उसके 90 डेज के अंदर अंदर पब्लिक को इश्यू हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर एक पॉइंट था, प्रोस्पेक्टस की डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या मानी जाएगी? तो लॉ बोला एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस कब पब्लिश हुआ उससे हमें मतलब नहीं है। लॉ क्या बोला? प्रोस्पेक्टस एक्चुअली में कब पब्लिश हुआ, बोले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो जो डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस है उसी को डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस मानेंगे। याद आया? उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आया जो कि सबसे मेन पॉइंट था, एक्सपर्ट कौन होता है? तो सबसे पहले एक्सपर्ट एक वैल्यूअर है, एक इंजीनियर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक एनी अदर पर्सन है जिसे अथॉरिटी है इन परजुएंस ऑफ लॉ टू इशू अ सर्टिफिकेट। अच्छा, क्या सर्टिफिकेट जो एक्सपर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है, एक्सपर्ट ने कोई स्टेटमेंट बना के दिया है, क्या वो हम प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर सकते हैं? तो लॉ बोला यस आप कर सकते हो, लेकिन टोटल कितनी कंडीशन पूरी करनी है? 4। सबसे पहला, एक्सपर्ट शुड नॉट बी अ पर्सन इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और प्रमोशन ऑफ कंपनी। दूसरा, एक्सपर्ट के रिटर्न कंसेंट ले लो। तीसरा, एक्सपर्ट ने अपनी रिटर्न कंसेंट विड्रॉ न करी हो। और प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट डाल दो कि एक्सपर्ट ने रिटर्न कंसेंट दे भी दी थी और विड्रॉ भी नहीं करी। बोलिए आया? कोई डाउट या क्वेरी? कलम नहीं यहीं तक पढ़ा था? चलो आगे प्रोसीड करेंगे, मेरे को 1 मिनट दे दो। क्या हो गया बेटा, बात क्यों कर रहे हो? नहीं, मैंने कल 2 ही पढ़ाए थे। चलो नहीं है ही 2 ना, छोड़ दो, आ जाओ इधर। अभी भूल जाओ उसको, कल जो बीत गया सो बीत गया। तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे, कल मेरे को किसी ने जाते जाते पूछा भी था, अब वो आगे आ जाएगा, आगे बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है। अब सर, प्रोस्पेक्टस को इशू करने का एक गोल्डन रूल होता है, ये मॉड्यूल में नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ, पर एक्चुअली में जब तक मैं अब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा आगे का सेक्शन आपको समझ में आएगा नहीं। तो हम इसको लर्न नहीं करेंगे, बट एक बार हम रीड करेंगे। कायदे से मॉड्यूल में होना चाहिए था, अब नहीं है उनकी मर्जी, अब मैं क्या करूं बताओ। पैसे पूरे लिए, मॉड्यूल कम लिखा दिया तो हम क्या करें भाई। तो भैया देखो समझो, प्रोस्पेक्टस को बनाने का एक गोल्डन रूल है कि किसी को झूठ मत बोलो। आज आपने प्रोस्पेक्टस में जो रिपोर्ट्स दी हैं या जो इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मत डालो जो मिसलीडिंग है। प्रोस्पेक्टस में कोई भी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको शो नहीं करनी है, या प्रोस्पेक्टस में किसी मटेरियल फैक्ट को ओमिट नहीं करना। आज मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। फिजा ने और तनीषा ने मिलकर एक कंपनी बनाई, हवा हवाई लिमिटेड। ठीक है, फिजा ने और तनीषा ने मिलकर एक कंपनी बनाई हवा हवाई लिमिटेड। अब कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ऐसे लिख दिया कि हमारी कंपनी पिछले 3 साल से 25% डिविडेंड पे कर रही है, जो कि ट्रू था, जो कि ट्रू भी था, झूठ नहीं लिखा इन्होंने। बस एक छोटी सी बात प्रोस्पेक्टस में लिखना भूल गए कि पिछले 3 सालों से कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, और एक्चुअल में जो कंपनी ने पिछले 3 सालों से शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया वो रिजर्व्स में पे किया है। तो पब्लिक में प्रोस्पेक्टस देगा, पब्लिक कुछ बोले वाह क्या जोरदार कंपनी है, 25% डिविडेंड, सोचो कितना भयंकर होता है। आज नॉर्मली बैंक में एफडी कराते हैं 5% ब्याज मिलता है, और बोले 25%, पब्लिक बोली वाह क्या कंपनी है, जोरदार कंपनी है। पब्लिक ने जाके इसके शेयर खरीद लिए, और बाद में पब्लिक को पता चला यार कंपनी को तो 3 साल से लॉस में थी, साल 2 साल में कंपनी बंद हो गई, बेचारा पब्लिक का पैसा डूब गया। तो तुमसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है। क्या इन्होंने प्रोस्पेक्टस में कोई झूठ बोला? लेकिन इन्होंने प्रोस्पेक्टस में एक मटीरियल यानी सिग्निफिकेंट, फैक्ट यानी इंफॉर्मेशन, एक मटीरियल फैक्ट का ओमिशन किया। तो आज लॉ यही बोला, जब आप किसी को प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो उसमें कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन भी मत डालिए, कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी मत डालिए, और किसी मटीरियल फैक्ट का ओमिशन भी मत कीजिए। बोले अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन डाली या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डाली, या आपने प्रोस्पेक्टस में किसी मटेरियल फैक्ट का ओमिशन किया, तो दोनों ही केस में माना जाएगा आपने एक अनट्रू प्रोस्पेक्टस इशू किया है। और गोल्डन रूल यही है कि आपको एक अनट्रू प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है, प्रोस्पेक्टस में सारी ट्रू इंफॉर्मेशन देनी है, प्रोस्पेक्टस में सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, प्रोस्पेक्टस में सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने हैं, किसी से कोई जरूरी बात छुपानी नहीं है। तो लॉ क्या बोला? लॉ बच्चों बोला कि कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है
तो एक गोल्डन रूल है फॉर फ्रेमिंग द प्रोस्पेक्टस। क्या है? गोल्डन रूल है फॉर फ्रेमिंग द प्रोस्पेक्टस। तो बोल रहा है द प्रोस्पेक्टस मस्ट प्रेजेंट द होल पिक्चर ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस मस्ट प्रेजेंट द होल पिक्चर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के बारे में सारी बातें बताए। होल पिक्चर यानी सारी बातें बताए, अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो द प्रोस्पेक्टस मस्ट प्रेजेंट द होल पिक्चर ऑफ द कंपनी। द प्रोस्पेक्टस मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटीरियल फैक्ट्स ट्रूली, ऑनेस्टली एंड एक्यूरेटली। क्लियर है क्या? ये बोल रहा है ऑल फैक्ट्स विच आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। बोले कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपके डिसीजन को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, वो आपको डिस्क्लोज करना है। रिगार्डिंग अप्लाइंग फॉर शेयर्स मस्ट बी डिस्क्लोज। द प्रोस्पेक्टस शुड नॉट कंटेन एनी अनट्रू और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टस में कोई अनट्रू और मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये चार बातें बस आपको रीड करके ध्यान रखनी है। यही बेटा गोल्डन रूल है फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होल पिक्चर प्रेजेंट करे। प्रोस्पेक्टस में जितने भी मटेरियल फैक्ट हो वो ट्रूली, ऑनेस्टली और एक्यूरेटली आपको शो करने हैं। प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिसलीडिंग, अनट्रू या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इंक्लूड नहीं करना है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे पब्लिक का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दिखाने की जिम्मेदारी कंपनी की मानी जाएगी। बोलिए आया? यस सर, हमको आ गया। ये तो सर हमको आता ही था, हम तो बहुत होशियार है बचपन से। तो ये आ गया आपको गोल्डन रूल फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बोलिए यस और नो। मान लो मैंने गोल्डन रूल फॉलो नहीं किया, नहीं किया मैंने, ऐसा ही हूं, ऐसे ही हूं, नहीं किया मैंने गोल्डन रूल फॉलो। मैं तो ऐसा नहीं हूं, ये दोनों है मक्कार, धूर्त, गद्दार, ये तनीषा और फिजा। सोचो क्या करा इन्होंने। प्रोस्पेक्टस में क्या बोलते हैं कि बोले हम पिछले 3 सालों से 25% डिविडेंड दे रहे, विच इज ट्रू। बस एक छोटा सा मटेरियल फैक्ट लिखना भूल गए कि हमें तो पिछले 3 सालों से घाटा है और हम जो भी डिविडेंड दे रहे हैं वो कहां से दे रहे हैं? रिजर्व से दे रहे हैं। तो भाई साहब ये तो सरासर फ्रॉड है, ये तो सरासर धोखा है। तो इस धोखे की तुमको मिलेगी सजा। कौन से सेक्शन में मिलेगी? कौन से सेक्शन में मिलेगी? तो लॉ बोला 2 सेक्शन में मिलेगी, 34 में और 35 में। अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट डाला, मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाला, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डाली, कोई मटेरियल फैक्ट का ओमिशन किया, तो आपको मिलेगा पनिशमेंट। अब 2 तरीके के पनिशमेंट होते हैं, एक होता है सिविल पनिशमेंट और एक होता है क्रिमिनल पनिशमेंट। कितने तरह के पनिशमेंट होते हैं? 2 तरीके के पनिशमेंट होते हैं, एक सिविल पनिशमेंट होता है और एक क्रिमिनल पनिशमेंट होता है। तो आज बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए? सिविल चाहिए, क्रिमिनल चाहिए? दोनों मिलेगा। शक्ल देखो तुम्हारी, दोनों मिलेगा। लॉ बोला दोनों। पब्लिक का नुकसान करते हो, दोनों पनिशमेंट मिलेंगे, सिविल और क्रिमिनल। अब आप मेरे से पहले पूछो सर सिविल और क्रिमिनल पनिशमेंट होते क्या है? तो सर सिविल पनिशमेंट तो ये होता है कि आपने जो फ्रॉड किया है उससे जो सामने वाले को लॉस हुआ है उसके लिए उसे कंपनसेशन पे करो। सिविल पनिशमेंट मींस मेकिंग पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू अदर पर्सन फॉर लॉस सफर्ड बाय हिम। तो आज इन्होंने प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट डाल दिया, मान लो इनके प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट की वजह से पब्लिक को 2 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, तो इन दोनों को मिलकर पब्लिक को 2 करोड़ रुपए का क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन। ये तो हो गया सिविल पनिशमेंट। एक होता है क्रिमिनल पनिशमेंट या क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी तुम्हारी ये आएगी, क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब होता है जेल जाओगे, इंप्रिजनमेंट होगा और फाइन लगेगा। तो आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल पनिशमेंट या क्रिमिनल लायबिलिटी, तो बोले क्रिमिनल लायबिलिटी मींस लायबिलिटी फॉर इंप्रिजनमेंट एंड लायबिलिटी टू पे फाइन। और आपसे कोई पूछे व्हाट इज सिविल लायबिलिटी या व्हाट इज सिविल पनिशमेंट, तो सिविल लायबिलिटी मींस लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू दोज हु सफर्ड लॉस ड्यू टू फ्रॉड। बोलिए आया? लिखेंगे, कॉपी के अंदर लिख लें मेरे हिसाब से, तो बाकी आपका मन हो तो बुक में लिख लें, या देना बुक देना, बुक में लिखा देता हूं। रुको नहीं, कॉपी में रहने दो, बुक में बताता हूं कहां लिखो। नहीं कॉपी में नहीं, बुक में लिखो। पेज नंबर 3.5 की टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन यूज कर लेना, पेज नंबर 3.5 की। हाँ पेज नंबर 3.5 ही है। पहले लिखना सिविल लायबिलिटी मींस liability to pay compensation. Civil liability means liability to pay compensation, liability to pay compensation, liability to pay compensation to any person who suffered loss,
to any person who suffered loss due to misstatement in prospectus, to any person who suffered loss due to misstatement in prospectus, to any person who suffered loss due to misstatement in prospectus, to any person who suffered loss due to misstatement in prospectus. और अब लिखना क्रिमिनल लाइबिलिटी. क्रिमिनल लाइबिलिटी मीन्स liability to pay fine. Criminal liability means liability to pay fine. Criminal liability means liability to pay fine and liability for imprisonment. Criminal liability means liability to pay fine and liability for imprisonment. And liability for imprisonment. And liability for imprisonment. अब सुनना मेरी बात ध्यान से. प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने का गोल्डन रूल क्या है? प्रोस्पेक्टस मस्ट प्रेजेंट द होल पिक्चर. प्रोस्पेक्टस मस्ट प्रेजेंट द मटेरियल फैक्ट्स ट्रूली, ऑनेस्टली एंड एक्यूरेटली. प्रोस्पेक्टस शुड नॉट कंटेन एनी इनकरेक्ट, मिसलीडिंग और अनट्रू स्टेटमेंट. प्रोस्पेक्टस मस्ट डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन विच कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन. यही है. अब मान लो मैंने ऐसा नहीं किया. मान लो मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मान लो मैं एक्सपर्ट हूं और मैंने प्रोस्पेक्टस में अनट्रू स्टेटमेंट डाल दिए, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डाल दी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डाल दी, मैंने प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट कर दिया, मैंने प्रोस्पेक्टस में किसी मटेरियल फैक्ट का ओमिशन कर दिया. तो अब जो लोगों ने ये सब किया है उन्हें सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी भुगतनी पड़ेगी. उनको सिविल और क्रिमिनल पनिशमेंट दिया जाएगा. क्रिमिनल पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 34 में और सिविल पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 35 में. क्लियर है क्या? आइए लेट्स डिस्कस. सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. सेक्शन लगता है 34. तो इन्होंने बोला कि अगर ये प्रूफ हो गया कि प्रोस्पेक्टस के अंदर आपने क्या किया है, बोले आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई स्टेटमेंट डाला है, बोले प्रूफ हो गया कि आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई स्टेटमेंट डाला है जो कि मिसलीडिंग है. मिसलीडिंग है मतलब इनकरेक्ट है. या आपने प्रोस्पेक्टस में किसी मैटर का ओमिशन करा है लोगों को मिसलीड करने के लिए. सोचो ये लोगों को मिसलीड करना चाहते थे, तभी तो उन्होंने प्रोस्पेक्टस में ये बात नहीं बताई कि हमारी कंपनी को पिछले 3 साल से लॉसेस हो रहे हैं और हमने जो डिविडेंड पे किया है वो रिजर्व्स में से पे किया है. तो बोले इफ अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग, if a prospectus includes any statement which is misleading, और ओमिशन कर दिया आपने प्रोस्पेक्टस में किसी मैटर का इज मिसलीडिंग, मतलब आपने ओमिशन इसलिए किया ताकि वो मिसलीडिंग हो जाए प्रोस्पेक्टस. तो जो पर्सन ने ऐसा किया है, एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इश्यू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस, मतलब जिस पर्सन ने प्रोस्पेक्टस को क्या किया हुआ है, ऑथोराइज किया हुआ है. अब किसने ऑथराइज किया हुआ होगा? नॉर्मली प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज करते हैं प्रमोटर्स, प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज करते हैं डायरेक्टर्स, प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज करता है एक्सपर्ट, अगर एक्सपर्ट का स्टेटमेंट उसमें इंक्लूडेड है तो. ये सारे लोग प्रोस्पेक्टस को क्या करते हैं? ऑथराइज. तो उन्होंने बोला एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस वो लायबल हो जाएगा, शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447. वो 447 में लायबल हो जाएगा, उसे 447 का पनिशमेंट मिलेगा. पढ़ाया मैंने 447 का पनिशमेंट? नहीं पढ़ाया. पूरी एक हमने टेबल बनाई थी, याद करते हैं. सबसे पहले अगर हमने कोई फ्रॉड किया है और फ्रॉड में पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो फाइन लगेगा इक्वल टू द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड मिनिमम. मैक्सिमम फाइन लगेगा 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड. और साथ में होगी इम्प्रिजनमेंट, बीच में एंड है, दोनों होगा. इम्प्रिजनमेंट होगा मिनिमम 3 इयर्स का और मैक्सिमम 10 इयर्स. नेक्स्ट केस था अगर फ्रॉड का अमाउंट एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है. किससे ज्यादा है? 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी से या ₹10 लाख से. तो उस केस में फाइन तो सेम था और इम्प्रिजनमेंट था मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 10 इयर्स. और लास्ट था जहां पे लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है, वहां पे फाइन था अप टू 50 लाख का और इम्प्रिजनमेंट थी अप टू 5 साल की. याद आया? ये सेक्शन 447 का पनिशमेंट है, हमने नोट्स में लिखा हुआ है. तो अब इन्होंने बोला अगर प्रोस्पेक्टस में आपने कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाला या कोई ऐसा मैटर का ओमिशन किया जिसकी वजह से प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग हो रहा है,
तो जिस जिस पर्सन ने प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथोराइज किया था, जैसे प्रमोटर, डायरेक्टर, एक्सपर्ट, इनको 447 में पनिशमेंट दिया जाएगा। क्लियर है क्या? yes, मुझे बताओ, यहां तक समझ में आ गया? yes, अच्छा, अब इधर देखना, इधर देखना आप ध्यान से। आगे इन्होंने अब क्या बोला? आगे इन्होंने बोला, क्या हम बच सकते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी से? क्या प्रमोटर बच सकता है क्रिमिनल लायबिलिटी से? क्या डायरेक्टर बच सकता है क्रिमिनल लायबिलिटी से? क्या एक्सपर्ट बच सकता है क्रिमिनल लायबिलिटी से? क्या इनमें से किसी भी लायबिलिटी से बचा जा सकता है? तो लॉ बोला डिफेंसेस है, ये डिफेंसेस है। दो डिफेंस है, बोले ए और बी। बोले कोई भी एक डिफेंस देकर आप क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकते हो, कोई भी एक डिफेंस देकर आप क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकते हो। बोले या तो ये डिफेंस दे दो कि ठीक है हुआ था ओमिशन, हुआ था, ठीक है, ठीक है, हमने दिखाई कोई अनट्रू बात, हमने दिखाया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पर बोले जो अनट्रू स्टेटमेंट था या जो ओमिशन हुआ, बोले वो मटीरियल ही नहीं था, बोले सिग्निफिकेंट ही नहीं था। बोले सिग्निफिकेंट नहीं था तो तुम्हारा क्या जा रहा है? सिग्निफिकेंट नहीं था तो तुम्हारा क्या जा रहा है? प्रमोटर, डायरेक्टर या एक्सपर्ट अगर कोर्ट में जाके प्रूव कर दे कि मिसस्टेटमेंट जो हुआ या ओमिशन जो हुआ वो मटीरियल नहीं था, तो फिर आपको क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो क्रिमिनल पनिशमेंट से बचने का पहला डिफेंस क्या है? इममटीरियल। इममटीरियल का क्या मतलब हुआ? इममटीरियल का मतलब हुआ नॉन सिग्निफिकेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या प्रूव करो? आप प्रूव करो द पर्सन प्रूव्स दैट द स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इममटीरियल। आप प्रूव कर दो कि जो स्टेटमेंट था या जो ओमिशन था, आप क्या कर दो? प्रूव कर दो कि जो क्या था? स्टेटमेंट था या जो क्या था? ओमिशन था, वो क्या नहीं था? मटीरियल नहीं था। अगर आपने प्रूव कर दिया कि मटीरियल नहीं था तो आप क्रिमिनल पनिशमेंट से बच जाओगे। या अब ये बहुत अच्छी चीज है, अब ये प्रूव कर दो कि स्टेटमेंट फॉल्स था, फॉल्स था, इनकरेक्ट था, पर मुझे नहीं पता था फॉल्स है इनकरेक्ट है। बोले पब्लिक को जब प्रोस्पेक्टस इशू हुआ तब तक मेरे को टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बेस्ट ऑफ माई बिलीफ यही लग रहा था कि स्टेटमेंट ट्रू है, और जब प्रोस्पेक्टस इशू भी हो रहा था तो मुझे तो यही लग रहा था कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो बोले मैंने कोई जानबूझ के गलत नहीं बोला, बेसिकली आप प्रूव कर दो मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या था? सच्चे मन से बोला गया झूठ। व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? सच्चे मन से बोला गया झूठ। हमने झूठ बोला है पर हमें नहीं पता कि झूठ है। अब मैं फुटबॉल फॉलो करता नहीं, किसी ने पूछा यार फुटबॉल का आखिरी वर्ल्ड कप किसने जीता था, मैंने बोला यार जर्मनी ने जीता था, मैं फॉलो करता नहीं। बाद में आके किसी ने बोला अरे नहीं यार जर्मनी ने तो नहीं जीता था, पिछले साल का फुटबॉल तो फ्रांस ने जीता था, एम्बापे कोई आया था कलवा, उसने गोल करे थे, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं यार, मेरे को पता नहीं है, मेरे को ये सब क्या पता। तो मैंने तो बोल दिया जर्मनी जीती, तो मेरे से लड़ रहा है तूने धोखाबाजी की, ये क्या बोल, पागल हो गया क्या? मैं फुटबॉल फॉलो ही नहीं करता, मुझे क्या पता जर्मनी जीती, फुटबॉल जीता, फ्रांस जीता, कौन जीता, मुझे क्या पता यार। समझ रहे हो? ये वाला लॉजिक है। बी पॉइंट में प्रूव कर दो स्टेटमेंट अनट्रू था, पर जब तक पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू हुआ मुझे यही बिलीव था कि स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, या ओमिशन हुआ। तब ये प्रूव करो कि हाँ मुझे पता था ओमिशन हुआ है, लेकिन प्रोस्पेक्टस जब तक इशू भी हो रहा था मुझे ओमिशन नेसेसरी लग रहा था, मुझे लग रहा था चीज दिखाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगा चीज फालतू है, मुझे पता ही नहीं था मटीरियल है। बोले नहीं पता था मटीरियल है तो मैं कहां से दिखाता? समझ में आ रहा है? मतलब ये कुल मिला के प्रूव करो हम अनजाने हैं। बोले हमें कुछ नहीं पता, हमें तो लगा कि स्टेटमेंट ट्रू है, हमें तो लगा स्टेटमेंट करेक्ट है। वो तो जब प्रोस्पेक्टस इश्यू हो गया, पब्लिक में बात फैली, तब जाके कहीं ये बात सामने आई कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं। तो दूसरी चीज क्या प्रूव करो? विश्वास था हमको इन ट्रूथफुलनेस ऑफ स्टेटमेंट। द पर्सन प्रूव्स दैट ही हैड रीजनेबल ग्राउंड। जहां भी वर्ड रीजनेबल ग्राउंड है इसका मतलब होता है एविडेंस। आप ये प्रूव करो कि मेरे पास एविडेंस थे, सबूत था कि स्टेटमेंट ट्रू है। ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द स्टेटमेंट वाज ट्रू। एंड जब तक प्रोस्पेक्टस इशू हुआ मैं विश्वास करता रहा कि स्टेटमेंट ट्रू है, एंड ही कंटिन्यूड टू बिलीव अप टू द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस दैट द स्टेटमेंट वाज ट्रू और ओमिशन वाज नेसेसरी। क्लियर है? बोलो आया नहीं आया? आप खड़े हो, क्या नाम है आपका? सारांश। बताइए ए और बी पॉइंट में क्या समझे? दोनों डिफेंस दो होते हैं, किस चीज के डिफेंस दो होते हैं? क्रिमिनल लायबिलिटी के अगेंस्ट। ठीक है, बताओ। पहला ये कि वो बंदा जिसने करा ओमिशन करा वो प्रूव कर दे कि जो ओमिशन है वो इममटीरियल था। तो वेरी गुड।
या तो जिस बंदे ने ओमिशन किया या मिसस्टेटमेंट किया, मिसस्टेटमेंट या ओमिशन, आप ये प्रूव कर दो कि जो भी मिसस्टेटमेंट हुआ या ओमिशन हुआ वो इममटीरियल था। इममटीरियल का क्या मतलब है? नॉट सिग्निफिकेंट। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सिग्निफिकेंट नहीं है। बी पॉइंट बताओ क्या है सारांश? बी पॉइंट है कि जो बंदे ने ओमिशन करा या फिर मिसस्टेटमेंट करा, उसको लगा था कि वो जो चीज है वो सही है। हाँ करेक्ट, आप ये प्रूव करो कि देखो यार मिसस्टेटमेंट हुआ मैं मान रहा हूं, ओमिशन हुआ मैं मान रहा हूं, लेकिन पब्लिक को जब तक प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा था मुझे यही बिलीव था कि स्टेटमेंट ट्रू है। बोलिए आया? अगर इन दोनों में से एक डिफेंस आपने दे दिया तो आप क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जाएंगे, अदरवाइज क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन 447। वेरी गुड सारांश, सबको आया समझ में? अब चलिए एक बार कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले अगर प्रोस्पेक्टस में कोई स्टेटमेंट है जो मिसलीडिंग है या ओमिशन हुआ है किसी मैटर का, तो एवरी पर्सन हु ऑथराइज इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को लायबिलिटी आ जाएगी सेक्शन 447 की। डिफेंसेस क्या है? या तो प्रूव कर दो इममटीरियल है, या फिर ये प्रूव कर दो कि आपको बिलीव था इन ट्रूथफुलनेस ऑफ स्टेटमेंट। बोलिए क्लियर है क्या? इतना सा याद रखने वाला चीज है, कोई ज्यादा माथापोड़ी सेक्शन में पालने की जरूरत है नहीं। बोलिए आया? ये तो अपने बच गए, क्रिमिनल लायबिलिटी की बात हो गई। ये तो किसकी बात हो गई? क्रिमिनल। क्रिमिनल लायबिलिटी कौन से सेक्शन में आई? 34 में। क्रिमिनल लायबिलिटी कौन से सेक्शन में आई? 34। अब बात करेंगे सिविल लायबिलिटी की। अब बात करेंगे सिविल लायबिलिटी की। कर ले क्या? बताओ, कर लो ना सर, ऐसी क्या बात है? तो देखो आपको टॉपिक मिल रहा होगा सर, एक्चुअली एक हेडिंग बनी हुई है रेमेडीज। रेमेडीज किसको? पब्लिक को। रेमेडी माने राइट, पब्लिक को क्या राइट है? किसके अगेंस्ट? प्रमोटर, डायरेक्टर, एक्सपर्ट के अगेंस्ट। तो राइट यही है कि पब्लिक इनसे बोलेगी तुम्हारी गलती की वजह से हमें लॉस हुआ, आप हमें कंपनसेशन दो। तो इसी के लिए हमने बोल दिया सिविल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 35। ठीक है, तो रेमेडीज अगेंस्ट प्रमोटर, डायरेक्टर, एक्सपर्ट। किसको रेमेडी? उन लोगों को जिनको प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट होने की वजह से लॉस हुआ है। बोलिए आया? चलिए अब इधर देखना बेटा। अब सबसे पहले तो सेक्शन 35 लगेगा कब? व्हेन इज सेक्शन 35 अट्रैक्टेड? वही बात सेम, अगर प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट है या प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट है या प्रोस्पेक्टस में आपने किसी मैटर का ओमिशन कर दिया है पब्लिक को मिसलीड करने के लिए, और इसकी वजह से अगर पब्लिक को क्या हो गया है? लॉस हो गया है, तो सेक्शन 35 विल अप्लाई। तो सेक्शन 35 कब अप्लाई होगा? अगर प्रोस्पेक्टस में कोई स्टेटमेंट है जो कि मिसलीडिंग है या प्रोस्पेक्टस में कोई ओमिशन किया गया है किसी भी मैटर का, और वो ओमिशन जो किया गया है वो मिसलीडिंग है। और फिर क्या हुआ? आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और किसी पर्सन ने क्या कर लिए? सब्सक्राइब कर ली, परचेज कर ली सिक्योरिटीज, उस स्टेटमेंट पे विश्वास करके। एक्टिंग, एक्टिंग मतलब उसने विश्वास कर लिया, विश्वास कर लिया, उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। अब वो क्या गया? इफ अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग और ओमिशन ऑफ एनी मैटर इन द प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग एंड एनी पर्सन सब्सक्राइब्स फॉर सिक्योरिटीज एक्टिंग, एक्टिंग मतलब उस पर विश्वास करके उसने खरीद लिया, एक्टिंग ऑन एनी सच स्टेटमेंट और ओमिशन, और फिर बेचारे को क्या हो गया? लॉस। एंड सच पर्सन सस्टेन, सस्टेन्स यानी सफर्स एनी लॉस एज अ कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ, देन सेक्शन 35 इज अट्रैक्टेड। अब इसका एक बहुत अच्छा एनालिसिस बताता हूं सर। ये सेक्शन बोल रहा है कि अगर प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग स्टेटमेंट है या ओमिशन है, फिर एक पर्सन ने कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद ली उस मिस स्टेटमेंट पर विश्वास करके, और उसको क्या हो गया? लॉस हो गया, तो सेक्शन 35 अप्लाई होगा। कोई दिक्कत है? लेकिन बेटा अब एक चीज समझना, मुझे बताना आप सेक्शन 35 लगेगा क्या? लॉजिकली सोच के बताना। सर मैं कंपनी हूं, मान लो मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया फिजा को। मैंने जब फिजा को प्रोस्पेक्टस इशू किया तो फिजा ने कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे, शेयर्स नहीं खरीदे, फिजा ने कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे। ठीक है सर? अब मैंने बाकी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू किया, शेयर इशू कर दिए, शेयर जाके स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए। बाद में फिजा ने जाके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर से शेयर खरीदे। फिजा ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा हुआ था, मेरे प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे मिसलीडिंग स्टेटमेंट थे, फिजा ने सब पर विश्वास किया था, पर जब मैं पब्लिक इशू लाया उस टाइम पर फिजा ने शेयर नहीं खरीदे। जब मैं पब्लिक इशू लाया उस टाइम पर फिजा ने शेयर नहीं खरीदे। हुआ क्या? मैं पब्लिक इशू लाया उस टाइम तो इसने कहा जा भाड़ में जा, मैं तेरे शेयर खरीदती नहीं।
फिर शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर हो सकता है शेयर की परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी रही हो, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर हो सकता है शेयर की परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी रही हो, मुझे पता नहीं क्या रहा, तो इसने जाके स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीद लिए। बाद में अब पता चलता है कि प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट था और इस बेचारी को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये कंपनी से कंपनसेशन मांग सकती है? बोलिए क्या लगता है, मांग सकती है या नहीं मांग सकती? बोलिए, बताइएगा कितने लोगों को लगता है कंपनसेशन मांग सकती है? हैंड रेज कीजिए। एक आपको लग रहा है, आपका क्या नाम है? एक तो अमन को लग रहा है कि मांग सकते हैं, एक मनन को नहीं, अमन को। अरे भाई क्या हो गया, सब ठीक है? इसके पास बैठोगे यही होगा। चलो, तो एक तो अमन को लग रहा है ले सकते हैं, एक मानवी को लग रहा है ले सकते हैं। एनीबडी एल्स? आपका क्या नाम है? कार्तिक। एक कार्तिक को लग रहा है ले सकते हैं और एक प्रथम को लग रहा है ले सकते हैं। तू कभी प्रथम आया लाइफ में? गलत नाम रख दिया घर वालों ने तेरा, ठीक है? आया? इसमें अकेला ही खेल रहा था क्या? खुद ही बॉलिंग करी, खुद ही बैटिंग है? चलो, तो प्रथम, कार्तिक, मानवी और अमन तो बोल रहे हैं कि सर कंपनसेशन ले सकती है फिजा। बाकी कितने, बाकी सब यही बोल रहे हैं कि नहीं ले सकती? बोलो यस और नो। ठीक है, अब सर मैं एक बहुत अच्छा एनालिसिस बताता हूं, अपन इसको लिख भी लेंगे। ये डायरेक्टली इसको पढ़ने से क्लियर होता नहीं है और मुझे लगता है पता नहीं इस पर कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाए, मुझे थोड़ा डर लगता है। सर याद रखना, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 34 एज वेल एज 35, दोनों 34 और 35 आर अट्रैक्टेड ओनली वेयर पर्सन सब्सक्राइब्स टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर आप प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे शेयर खरीदते हो तो where any person has acquired shares of the company from secondary market, that is stock exchange, then provisions of section 34 and 35 shall not apply। 34 और 35 के प्रावधान तभी लागू होते हैं जब किसी बंदे ने प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे कंपनी को शेयर को खरीदा। अगर किसी बंदे ने प्रोस्पेक्टस के टाइम पे कंपनी के शेयर को नहीं खरीदा, बाद में जाके उसने सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के शेयर को खरीदा, तो सेक्शन 34 और 35 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसलिए नेट और नेट कंक्लूजन ये हुआ कि अमन, मानवी, कार्तिक और प्रथम जो बोल रहे थे वो गलत है। फिजा कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकती। ये केस स्टडी तैयार कर दी मैंने तुम्हारे लिए। डन है? लिखेंगे पेज नंबर 3.6 है, उसके नीचे लिख लो। फिर पेज नंबर 3.6 के नीचे, शायद नीचे जगह कम है, ऊपर लिख लो। नीचे जगह कम है शायद इस पेज पे ना, वो कटिंग का फर्क हो जाता है कई बार। ऊपर लिख लो, provisions of section 34 and 35 shall be attracted, provisions of section 34 and 35 shall be attracted, provisions of section 34 and 35 shall be attracted only where person subscribes to the securities of company, only where person subscribes to the securities of company, only where a person subscribes to the securities of company, only where a person subscribes to the securities of company on the basis of prospectus, on the basis of prospectus, on the basis of prospectus, full stop लगा के लिखेंगे, where person acquires, where a person acquires, where a person acquires securities of company, where a person acquires securities of company from secondary market, from secondary market, from secondary market, that is stock exchange, from secondary market, that is stock exchange, comma, provisions of section 34, provisions of section 34 and 35 shall not apply. Provisions of section 34 and 35 shall not apply. बोलिए आया? लग रहा है आ पा रहा है थोड़ा बहुत। बढ़ू आगे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से,
मैं भूल जाता हूं, मैं 3-4 दिन से रोज सोच रहा हूं डिस्कशन करने की, लेकिन आप लोग भुलवा देते हो कुछ ना कुछ फालतू बात करके। सर आप लोगों के बीकॉम्स आने वाले हैं, ठीक है, आई थिंक मार्च में है। मार्च में वैसे नहीं होंगे, अप्रैल में ही होंगे। अप्रैल में डेट शीट तो अभी आई नहीं है, ठीक है। बीकॉम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है पूरा, ठीक है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बैकअप क्लासेस ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं, पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। या तो मत करना, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुन लो, या तो मत करना और भूल जाना कि वो क्लासेस हैं भी, और करो तो सलीके से सारी करना। अधर जूल में मत छोड़ना कि 4 कर ली 4 छोड़ दी, या 2 कर ली 2 छोड़ दी। या तो सारी कर लेना या सारी छोड़ देना। सारी छोड़ोगे तो जब मैं बाद में पढ़ाऊंगा तब आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी कर लोगे तो बात खत्म, जब मैं बाद में कराऊंगा तब मत करना, ठीक है। मेरी एडवाइस कर लो, नहीं मैं बाद में पढ़ाऊंगा तो भी, मेरे पढ़ाने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है बीकॉम की। वो होता है ना, हिटिंग 2 बर्ड्स बाय 1 स्टोन, समझ रहे हो, एक तीर 2 शिकार, वो वाली चीज है कि भैया आज अगर आपने आईसीए कर लिया तो बीकॉम भी तैयार हो गया, एक लॉ के पेपर से मेंटली फ्री हो गए, क्योंकि लॉ में सबसे मेजर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो आपने कर लिया। एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है बीकॉम में, और एक कोई और सड़ा सा एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सोगा तो कर ही लोगे आप, पढ़ा हुआ है प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर लोगे सेल्फ में, मुझे इतना आप पे कॉन्फिडेंस है, इजी सा है। नहीं कर पाओ मुझे बोल देना, मैं एक बेसिक 1 दिन की क्लास लेके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो बीकॉम के मेन टॉपिक है वो करा दूंगा क्लास में। मेरे को बता देना, बीकॉम की डेट शीट आ जाने तो वी विल लुक इनटू इट। 1 दिन सीए की जगह वो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सारा आपका पढ़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लासेस में आज डाल दूंगा, जस्ट कवर इट अप एंड बी डन विद इट, ऐसा मेरा सुझाव है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, अजमेर यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, कोई और कोई भिलाई विलई की यूनिवर्सिटी से हो तो पता नहीं, मेनली इन्हीं 2 यूनिवर्सिटी के बच्चे क्लास में रहते हैं, तो वो अगर कर लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। कोई तीसरी यूनिवर्सिटी का यहां पर है तो मुझे बताओ, नहीं है, मैं चेक कर लूंगा ताकि उनके सिलेबस में आईसीए है कि नहीं है। 2 का मुझे पता है कंफर्म है, ठीक है। तो मतलब इन्हीं 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का हो तो एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट फिनिश योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज सून एज पॉसिबल। और अपने आप को अल्लू अर्जुन मत समझना कि एक दिन में 1 क्लास करी फिर बोले ले, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। अगर करो तो तरीके से करना, 3-4 घंटे रम के तरीके से। और ये अभी इसलिए बोल रहा हूं, मैं भूलता कुछ नहीं हूं जिंदगी में। 8 से 11 अनएंसर्ड नहीं है, ये बात मुझे पता है। मुझे ये भी पता है वो आपको होमवर्क देके गए हैं, आई एम अवेयर अबाउट एवरीथिंग, बट आई वुड से homework can be managed easily. You can utilize this time to finish up your Indian contract. That is my personal advice, and I will always advise whatever is beneficial to you. So you can cover that up. If you don't cover it, don't worry. Obviously, we are going to discuss it as and when it comes. Because पहले हमें corporate law करना रहेगा, फिर हम other laws पर आएंगे. So I will definitely discuss in class, that is my prerogative, but I am again reiterating, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं अपने आप को। रिट्रेट का मतलब होता है अपने आप को दोहराना, सो मैं फिर अपने आप को दोहरा रहा हूं, करो तो तरीके से करना, मचका के एकदम से, और नहीं करो तो मत ही करना, भूल जाना है, समझ रहे हो। अब जो चाहता है कि बीकॉम भी अच्छे से सल्टे और सर पे टेंशन नहीं रहे, फालतू की माथा फोड़ी नहीं रहे, तो कर लो। बीकॉम में क्या होगा, एक सब्जेक्ट में कम नंबर आ जाएंगे, और मान लो लॉ में अच्छे मार्क्स आ गए तो ओवरऑल परसेंटेज मेंटेन रहेगी। फ्यूचर में अगर आप कभी एमबीए करने का सोचते हो तो वो बहुत काम आता है, वो बहुत काम आता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। अदरवाइज अभिषेक सर का इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अभिषेक सर को तो पढ़ाना ही है और अभिषेक सर तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है।
ठीक है, तो मेरी तरफ से कोई कंपैरिजन नहीं है कि बाद में आके घर वालों को शिकायत करो मेरी अभिषेक सर कैसे से हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इट, आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू टू डू इट फॉर योर बीकॉम, एंड बीकॉम में हुआ तो सीए में भी हुआ, सो इट इज कॉल्ड हिटिंग टू बर्ड्स वन स्टोन। हाँ, तू 3 मारेगा, बोले मैं 3 मारूंगा। सेकेंड ईयर में तो लॉ है ही कहां, कंपनी है तो लॉ पढ़ ही रहे ना बेटा, कंपनी लॉ तो पढ़ा ही रहा हूं। क्या चीज? कंपनीज एक्ट है, लेकिन कंपनीज एक्ट में दिक्कत है इंटर फाइनल वाला दोनों मिलाकर है, तो चुपचाप राजा बनवी सीरीज में जो है पढ़ जाना है, माता मत लगाना, क्योंकि फाइनल वाले का तुम पढ़ नहीं सकते और इंटर वाला भी बहुत सारा, अभी 2-2.5 महीने वही चलेगा, तो अब 2-2.5 महीने का सिलेबस कर नहीं पाओगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो क्या 15 क्लास है, तो कर सकते हैं ये लोग, वो नहीं कर पाओगे आप, वो बस की नहीं आपके, वो भूल जाओ उसको, दिमागी मत करो। ठीक है, सेकेंड ईयर वाले हित पे पूरे करो। चलो चले बेटा आगे। आपकी शक्ल क्यों उतर गई मानवी? करोगे आज 4 क्लास? आ देखिए जरा किसमें कितना है दम, ऐसे चैलेंज दो एक दूसरे को। मतलब हम लोग जब पढ़ाई करा करते थे, सो मैं वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर, सो हम लोग एक दूसरे को ऐसे बोलते थे आज मैं 3 चैप्टर करूंगा, तो दूसरा बोलता था मैं 4 करूंगा, फिर एंड में या तो उसका हो जाता था मेरा हो जाता था, फिर जिसका हो जाता था उसको ट्रीट मिलती थी सामने वाले से, नॉट महंगा ट्रीट, बहुत बड़ा, उस टाइम गरीब हुआ करते थे तो पैटीज खा लिया, आइसक्रीम खा ली, पान खा लिया, दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीट। हाँ मतलब उस टाइम यही सब होता था बचपन में। अब यू हैव मूव्ड ऑन टू बिगर थिंग्स इन लाइफ, हम तो अपने बचपन की बात कर रहे हैं। सो आपके लिए जो भी ट्रीट का मतलब होता हो, कुछ रोल वोल करके जो भी हो, तो यू कैन डू दैट, सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। लाइक सपोज करो चिराग और खुशप्रीत अच्छे फ्रेंड्स, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो ये दोनों अच्छे फ्रेंड है, तो खुशप्रीत ने चिराग को बोला चल कॉन्ट्रैक्ट एक की 4 करके दिखा, तो चिराग ने बोला चल तू 5 करके दिखा। अब मान लो इसने 5 पहले कर ली, तो आप इसको ट्रीट दोगे, और दोनों ने नहीं करी तो ठीक है, नेक्स्ट चैलेंज। ये थोड़ी दोनों एक दूसरे को ट्रीट देंगे। चलो ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्लीज आ जाओ अब लौट कर, आओ अब लौट चलें। सो 1 आवर पढ़ाते नहीं मुझसे ज्यादा, 15 होंगी या 16 होंगी, 15 या 16 होंगी, मतलब एग्जैक्ट नहीं याद मेरे को, बट इतनी होनी चाहिए। चलो तो सुनना मेरी बात, अरे बातें क्या करनी, तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं पढ़ाता नहीं 1 आवर से ज्यादा, मेरी हैबिट ही नहीं है, मेरे को पता है 1 आवर के ऊपर वो सैचुरेशन पॉइंट होता है बच्चों का। हाँ डिफरेंट सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, सेम सब्जेक्ट 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ाते रहो, कोई असर होता नहीं बच्चों पे, ठीक है, थ्योरी में। प्रैक्टिकल तो फिर भी आप पढ़ सकते हो 1.5-2 घंटे। चलो तो मैं क्या बोल रहा था, सुनना किड्स मेरी बात। मैं बोल रहा था कि अगर आपने शेयर सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे, तो याद रखना 34 और 35 दोनों ही अप्लाई नहीं होंगे। अब 35 क्या बोला, इफ प्रोस्पेक्टस में आपने कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाला या किसी मैटर का ओमिशन किया और आपने क्या करे, सब्सक्राइब करे कंपनी के सिक्योरिटीज, और आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो सेक्शन 35 अट्रैक्ट होगा। अब सेक्शन 35 अट्रैक्ट हो गया तो पे करना पड़ेगा कंपनसेशन। सवाल उठता है कंपनसेशन पेड करने की लायबिलिटी किसकी है, पर्सन्स लायबल कौन होंगे फॉर मिसस्टेटमेंट, और एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन इज सेक्शन 35 अट्रैक्टेड, दम 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 दम। सेकंड पॉइंट, पर्सन लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट, दम 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 दम। फिर लायबिलिटी का अमाउंट, दम 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 दम। समझ गए? ये आपके क्या मैंने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया ये सब। हाँ बस टेबल मत बनाना, ऑब्वियस सी बात है, जस्ट राइट फर्स्ट पॉइंट एंड जो भी एक्सप्लेनेशन है, फिर सेकंड पॉइंट जो भी एक्सप्लेनेशन है। समझ में आ रहा है क्या? तू बहुत बुद्धू है, फिर बोलेगा खा के थूक दो। चलो बेवकूफ, चलो गवार, देखना इधर, मेरे को तो लगा यही बेवकूफ है। चलो मतलब ऐसे नहीं, सच है। तो देखो इधर देखो, तो पर्सन लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट कौन होंगे? तू बुरा मत मान, तू भी है, यू आर ऑल्सो देयर। वो बुरा माना बोले, मेरे को बोला ही नहीं सही। तो पर्सन लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट कौन होंगे? एक तो कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू किया। एक कंपनी के डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर्स है, एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्लियर है क्या? थर्ड पॉइंट भी वही है, एवरी बंदा जिसने कंपनी को अथॉरिटी दी थी कि मेरा नाम आप प्रोस्पेक्टस में एज अ डायरेक्टर लिख दो, तो कौन ये बंदा अथॉरिटी देगा? जो डायरेक्टर है। जो डायरेक्टर नहीं हो थोड़ी बोलेगा जाओ मेरा नाम लिख दो, बोले मैं हूं नहीं पर लिख दो, बोले देखा जाएगा जो होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है,
बोले जाओ टीचर्स की लिस्ट में नाम लिख दो अभिषेक सर का, पढ़ाएंगे नहीं पर बोले लिख दो कोई ना, ऐसे थोड़ी होता है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। तो एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एंड इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस इज द डायरेक्टर ऑफ द, यू कैन स्किप दिस पॉइंट एंड यू कैन जस्ट लर्न दिस पॉइंट, ठीक है? सेम से नहीं है, सेम है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट बात कर रहा है प्रपोज डायरेक्टर। कौन बात कर रहा है? जो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है पर बनने वाला है। एवरी पर्सन हु हैज अग्रीड टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इधर इमीडिएटली या मे बी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, या तो बोले इमीडिएटली बस कल से बन रहा हूं, या आफ्टर सम टाइम की भी 15 दिन बाद बनूंगा, 1 महीने बाद बनूंगा, 2 महीने बाद बनूंगा। नॉर्मली आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं अभी भी कहीं और भी काम कर रहा हूंगा तो वहां भी मेरा नोटिस पीरियड चलेगा। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, मेरा वहां पे नोटिस पीरियड 1 महीने का, तो 1 महीने बाद आई विल ज्वाइन योर कंपनी एज अ डायरेक्टर। तो भैया पनिशमेंट किसको है? कंपनी को है, एवरी डायरेक्टर को है, एवरी प्रपोज डायरेक्टर को है। तो इस पॉइंट के ब्रैकेट में आपको आइडियली लिखना चाहिए प्रपोज डायरेक्टर। इस पॉइंट के ब्रैकेट में आपको आइडियली लिखना चाहिए प्रपोज डायरेक्टर, ठीक है? एवरी पर्सन हु इज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, एवरी पर्सन हु इज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, हर पर्सन जो कंपनी का क्या है? प्रमोटर है। और लास्ट, एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसकी अथॉरिटी से प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ, लाइक कंपनी सेक्रेटरी, किसी कंपनी सेक्रेटरी ने प्रोस्पेक्टस बनाया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये सब। और लास्ट, एवरी पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट, ये सारे लोगों की लायबिलिटी आएगी क्या पे करने की? कंपनसेशन। बट बेटा एक लॉजिकल बात है, एक्सपर्ट की लायबिलिटी तभी आएगी जब एक्सपर्ट के स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट होगा। एक्सपर्ट के स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट नहीं होगा तो एक्सपर्ट को हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं तू लायबल है। एक्सपर्ट लायबल तभी होता है जब उसके स्टेटमेंट में गड़बड़ होती है। ये लॉजिकल बात है, ये कोई लॉ आपको लिए नहीं बता के देगा। बोलिए आया? अब सवाल उठता है पनिशमेंट है कितना? तो सर सेक्शन 35 तो सिविल पनिशमेंट है, तो सिविल पनिशमेंट तो होता ही सिर्फ इतना है कि आपने प्रोस्पेक्टस में जो मिसस्टेटमेंट किया या आपने प्रोस्पेक्टस में जो ओमिशन किया उसकी वजह से जो पब्लिक को लॉस हुआ, उस लॉस के लिए आपको पब्लिक को क्या पे करना है? कंपनसेशन। यही लिखा हुआ है पढ़ना। एवरी पर्सन, इन्होंने लिखा हुआ है एवरी पर्सन लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट। कौन थे लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट? जो ऊपर पढ़े। कौन थे लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट? रिपीट करते हैं। कंपनी लायबल थी फॉर मिसस्टेटमेंट, एवरी पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर इन द कंपनी लायबल था, एवरी पर्सन हु हैज अग्रीड टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ईदर इमीडिएटली और एट एन इंटरवल ऑफ टाइम, वो लायबल था, एवरी पर्सन हु इज द प्रमोटर ऑफ कंपनी, वो लायबल था, एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो लायबल था, और एक्सपर्ट लायबल था। याद आया? तो एवरी पर्सन लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट शैल बी लायबल फॉर, किस चीज के लिए लायबल होगा? पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। किसको? जिन्हें लॉस हुआ है। तो एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज। क्लियर है? बी पॉइंट मत करना। अब आप बोलोगे क्यों नहीं करना? बस मैं बोल रहा हूं मत करना। क्लियर है? आगे आएगा, बार बार थोड़ी करेंगे 4 बार, अभी आएगा फिर पढ़ाएंगे। यहां तक क्लियर है? तो सिंपल सा बात अपने को याद रखना है कि अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिसस्टेटमेंट था या कोई ओमिशन था, तो जो भी मैंने 6-7 नाम बताए ये लोग लायबल हो जाएंगे कंपनसेशन पे करने के लिए टू एवरी पर्सन हु सफर्ड लॉस ड्यू टू मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। आया? चलिए अब एक बार इसमें ना कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है? इसमें कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं एक बार पहले, फिर आगे बताऊंगा। तो सर कीवर्ड्स के अंदर प्रोस्पेक्टस में अगर कोई स्टेटमेंट है, मजा ही नहीं आया। हाँ जी, अगर बेटा प्रोस्पेक्टस के अंदर ये कोई स्टेटमेंट है जो कि मिसलीडिंग है या ओमिशन ऑफ एनी मैटर है, किसी पर्सन ने कंपनी की सिक्योरिटी खरीद ली बेचारे ने, और बेचारे को क्या हो गया? लॉस, तो सेक्शन 35 लगेगा। लायबल कौन है? कंपनी लायबल है, पर्सन हु इज अ डायरेक्टर लायबल है, पर्सन हैज अग्रीड टू बिकम अ डायरेक्टर लायबल है, प्रमोटर लायबल है, एवरी पर्सन हु ऑथराइज योर प्रोस्पेक्टस लायबल है, और एक्सपर्ट लायबल है। बोलिए आया? आ रहे? समझ में नहीं आ रहा? करो हाईलाइट फटाफट फटाफट। पक्का? सबको समझ में आ गया? चल सकता हूं क्या आगे? यस सर, आप चल सकते हो। आगे बढ़ूं? ठीक है। और पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट क्या है? ये लाइन में चाहूंगा आप एग्जैक्ट लर्न करो। एवरी पर्सन लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट शैल बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज।
ये लाइन अगर आपको एग्जैक्ट लर्न हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये सेक्शन की मेन लाइन है। यही तो बेसिकली हमारा क्या है, सिविल लाइबिलिटी है, सिविल पनिशमेंट। बोलिए आया? अच्छा, क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकते थे, बच सकते थे? क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकते थे, बच सकते थे? अब सिविल लाइबिलिटी से बच सकते हैं क्या? सिविल लाइबिलिटी से बच सकते हैं क्या? लॉ ने कहा बच जाना, लॉ ने बोला बच जाना। अब पहले कैसे बचेंगे? सबसे पहला बचाने का तरीका है विड्रॉल ऑफ कंसेंट। सबसे पहला तरीका है विड्रॉल ऑफ कंसेंट। सर आप ये प्रूव कर दो। देखो यार, अब एक चीज समझना पहले, चलो मैं बताता हूं। पहले ये वाला जो डिफेंस है सिर्फ एक जने को मिलेगा, किससे? प्रपोज डायरेक्टर को, बस, और किसी के लिए नहीं है डिफेंस। ये डिफेंस और किसी के लिए नहीं है, ये डिफेंस और किसी के लिए नहीं है। आज आप ये प्रूव कर दो कि मैं तो पलटू हूं, आप ये प्रूव कर दो मैं तो बिन पिंदे का लोटा हूं। जैसे ये है मान लो यश, तो इसको बेचारे को आधा क्यों बाहर लटका रखा है? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ यार, ये तो बड़ा अनफेयर है यार, आधा बेचारा बाहर बैठा है। तो क्या है भाई, बोलना, प्रोटेस्ट कर, अपनी आवाज उठाओ, आवाज बुलंद करो। चलो, तो ये जो है यश है समन्ना, इसने कंपनी को कंसेंट दे दी कि हाँ मैं डायरेक्टर बनूंगा। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि यश हमारा प्रपोज डायरेक्टर है। अब कंपनी जा रही थी प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इश्यू करने। जैसे ही पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू होने वाला था, इसने बोला रुको, वापस आओ। ठीक है साहब, वापस आ गए। फिर बोलता है कंसेंट वापस ले रहा हूं मैं, मेरा नाम हटाओ प्रोस्पेक्टस से। कंसेंट वापस ले रहा हूं, नाम हटाओ मेरा प्रोस्पेक्टस से। कंपनी ने कहा तू ले ले कंसेंट वापस, ले ले, तेरा नाम नहीं हटाते। तो इसने कंसेंट वापस ले ली, हमने नाम हटाया नहीं, और हमने जाके पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया। बाद में प्रोस्पेक्टस में निकल गया मिस स्टेटमेंट, तो सब पे केस हुआ। तो उस टाइम पे अगर ये प्रूफ कर देता कि देखो भाई और बहनों, मैंने कंसेंट दी थी डायरेक्टर बनने की, लेकिन पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इश्यू होने से पहले मैंने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर दिया था। तो अगर आपने प्रूव कर दिया कि यस आई हैड कंसेंटेड टू बिकम द डायरेक्टर बट आई हैड विड्रॉन माय कंसेंट बिफोर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो फिर आप सेक्शन 35 में लायबल नहीं हो। और 34 और 35 के डिफेंस सेम नहीं है। 34 और 35 के डिफेंस सेम नहीं है। ये डिफेंस 34 में नहीं मिलता है, ये डिफेंस 35 में मिलता है। तो नो यश shall be liable under section 35 if Yash proves that having consented to become a director of the company, he withdrew his consent before the issue of the prospectus and बोले मेरी consent के बिना इशू हुआ है and that it was issued without his authority or consent। तो आपको क्या प्रूफ करना है? आप प्रूफ कर दो कि having consented to become a director, बोले मैंने कंसेंट दी थी, मैं ये मना नहीं करा कि मैंने नहीं दी थी। Having consented to become a director, he withdrew his consent before the issue of prospectus। क्लियर है क्या? ठीक है। अब सर ये तो यश ने डिफेंस दिया। अब सर ये जो है साहिल, इसके साथ तो बेचारे के साथ और बुरा हुआ। ये कंपनी का डायरेक्टर है, पर या एक्सपर्ट है मान लो। ये जो डिफेंस है, ये वाला जो डिफेंस है ये अवेलेबल टू ऑल है। ये वाला जो डिफेंस है ये अवेलेबल टू ऑल है। ये वाला डिफेंस है प्रपोज डायरेक्टर के लिए, ये वाला डिफेंस अवेलेबल टू ऑल है। फिर ये वाला डिफेंस बताऊंगा किसके लिए अवेलेबल है। तो भैया ये वाला डिफेंस अवेलेबल टू ऑल है। आप ये प्रूव कर दो, जैसे मैं एग्जांपल डायरेक्टर के ले रहा हूं, आप ये प्रूव कर दो ये बेचारा साहिल कंपनी का डायरेक्टर था, ये आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था अपने दिमाग का इलाज कराने। ठीक है, तो ये आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था। अब इसके पीछे से कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, उसको बताया ही नहीं। प्रोस्पेक्टस में इसका नाम भी लिख दिया साहिल मलिक। प्रोस्पेक्टस में बेचारे का नाम भी लिख दिया साहिल मलिक, बताया नहीं बेचारे को। किस्मत देखो इसकी बिना कंसेंट लिए, बिना नॉलेज के प्रोस्पेक्टस इशू कर डाला। फिर इंडिया आया तो कंपनी बोलती है सरप्राइज। ये पूछता क्या हुआ? बोले प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। साहिल बोलता मेरे से तो पूछा ही नहीं। बोले तेरे से कौन पूछेगा, इतनी बेइज्जती सोच तेरी। तो लॉ बोला अगर पर्सन ये प्रूव कर दे कि प्रोस्पेक्टस उसकी कंसेंट, उसकी नॉलेज के बिना इशू हुआ है, एंड फिर इस चीज का पब्लिक नोटिस भी दे दे, तुम्हें ये बात अब तो पता चल गई, तब तुम एक पब्लिक नोटिस दो। पब्लिक नोटिस नॉर्मली प्रिंट होता है न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट देगा, जनहित की सूचना में जारी,
बोले मैं साहिल मलिक फलानी कंपनी का डायरेक्टर था, लेकिन मैं अपने दिमाग और दिल का इलाज कराने आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था। पीछे से प्रोस्पेक्टस मेरी बिना नॉलेज, मेरी बिना कंसेंट के इशू हुआ है, तो प्रोस्पेक्टस से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल को प्रोस्पेक्टस में कोई मिसस्टेटमेंट निकली तो मुझे लायबल ना ठहराया जाए। तो लॉ बोला अगर पर्सन ये प्रूफ कर देता है कि प्रोस्पेक्टस उसकी कंसेंट या नॉलेज के बिना इशू हुआ था, और जब उसे प्रोस्पेक्टस के बारे में पता चला, तो वो इस चीज के रिगार्ड में एक पब्लिक नोटिस भी दे देता है कि प्रोस्पेक्टस मेरी नॉलेज या कंसेंट के बिना इशू हुआ था, तो वो सेक्शन 35 के अंदर लायबल माना नहीं जाएगा। आया? तो नो साहिल shall be liable under section 35 if Sahil proves that prospectus was issued without his knowledge or consent। और जब साहिल को पता चला, and that on becoming aware of its issue, साहिल ने क्या दे दिया? साहिल फोर्थ विद। पूरी लॉ में वर्ड कम से कम 500 बार आएगा अब आगे। फोर्थ विद का हमेशा मतलब होता है इमीडिएटली। फोर्थ विद वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? इमीडिएटली। एंड दैट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ इट्स इशू ही इमीडिएटली गिव अ रीजनेबल पब्लिक नोटिस। उसने पब्लिक नोटिस देके बता दिया दैट इट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। तो एक और डिफेंस क्या है? आप ये प्रूव कर दो। प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, and that on becoming aware of its issue he forthwith gave a reasonable public notice। अगर आप ये भी प्रूव कर देते हो तो आपको सेक्शन 35 के अंदर लायबल माना नहीं जाएगा। बोलिए आया? तो ए पॉइंट तो बोल रहा है कि हमने कंसेंट दी थी, विड्रॉ कर ली। बी पॉइंट बोल रहा है कि हमारी कंसेंट थी नहीं, हमारी कंसेंट थी नहीं, हमारी नॉलेज थी नहीं। ए में तो दी थी फिर वापस किए, बी में कभी दी नहीं। बी में तो हमें पता ही नहीं था, हमसे बिना पूछे प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है। क्लियर है? हाँ बेटा। डजंट मैटर, फिर वो बोले कि मेरे को अभी अभी पता चला है, मेरे को टाइम ही नहीं था, इसीलिए वर्ड यूज हुआ है ही ऑन बिकमिंग ऑफ इट्स अ वेरी फोर्थ विद। आपको इमीडिएटली देना है। तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि जैसे ही मेरे को पता चला वैसे ही तो मिसप्लेसमेंट डिटेक्ट हो गया, तो बोले मेरे को फोर्थ विद का टाइम नहीं मिला। जब तक आप ये फोर्थ विद की कंडीशन प्रूव कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ किसके ऊपर? नहीं, कई ऐसा भी होता है, कई बार एक डायरेक्टर सबके भी आप पे साइन कर देता है, तो प्रोस्पेक्टस में लिख दिया जाता है, प्रैक्टिकली यही होता है ज्यादातर कि आई एम साइनिंग ऑन द ऑल बिहाफ ऑफ ऑल, और वही बंदा साइन कर देता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां तक क्लियर है बच्चों? पक्का, वेरी गुड। तो अब कितने डिफेंस हो गए पहले बताओ? ए डिफेंस हो गया और बी डिफेंस हो गया। सी वाला कल डिस्कस करते हैं, सी वाला कल डिस्कस करते हैं। ये वाला डिफेंस बेटा याद रखना सिर्फ एक्सपर्ट को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। ये वाला डिफेंस बेटा याद रखना सिर्फ किसको मिलता है? एक्सपर्ट। ये वाला सिर्फ प्रमोटर के लिए, सॉरी डायरेक्टर के लिए, ये वाला सबको है, और ये वाला अवेलेबल ओनली टू एक्सपर्ट। बोलिए आया क्या? आया क्या? आया क्या? ठीक है फिर चिल्लाओ मत। डन? कल मिलेंगे। कल आई थिंक ये वाला पार्ट में ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा, डिफेंसेस वाला। ये पार्ट खत्म करके कल मैं एक सेक्शन और पढ़ाऊंगा, पहले इसी के आगे 36।